बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 9 की बायो है, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और हमारा जो आज लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है और हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल। बेसिकली आप जानते हैं हम कर रहे हैं द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसका हमने पहला हेडिंग कर लिया हुआ है लास्ट वीडियो में और आज हम कर रहे हैं सेकेंड वीडियो, उसका दूसरा हिस्सा वो है मॉलिक्यूलर लेवल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। बच्चे लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। तो इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आमतौर पे आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, यानी कि अलग-अलग नहीं पड़े होते, बल्कि वो किसी ना किसी तरह से बॉन्डिंग बना के इकट्ठे रह रहे होते हैं। बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में यही पढ़ा था, जो बायो एलिमेंट्स हैं वो मिलते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जिसका आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने इसमें जो बात की थी वो लास्ट वीडियो में मौजूद है। बहरहाल तो अभी वो कहता है फिर कैसे बायो एलिमेंट्स रहते हैं, तो फिर वो अकेले अकेले नहीं रह रहे होते, बल्कि रादर दे कंबाइन, बल्कि वो मिल जाते हैं। कैसे? थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से मिल जाते हैं और इकट्ठे रह रहे होते हैं। मतलब ये कि बायो एलिमेंट्स आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से मिल जाते हैं और वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। अब ये जो शक्ल बनती है इसके मिलने के बाद वो क्या होती है? द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। अब देखें ना, जब बायो एलिमेंट्स मिले हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से, उसके बाद जो नई चीज़ बनी है वो क्या है? बायोमॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल। तो बहरहाल ये हमारे पास एक डेफिनेशन भी आ जाती है मॉलिक्यूल की और बायोमॉलिक्यूल की, तो आप इसको देख सकते हैं। बट उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने हेडिंग दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली हेडिंग है या पहला पॉइंट आप कह सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है? कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में जब बायोमॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर मिलते हैं, ठीक है, उनकी मुख्तलिफ शक्लें मिलती हैं, मुख्तलिफ तरह के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं, तब जब वो ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है या वो तब ऑर्गेनिज्म बनता है। ये ऐसा ही है जैसे बायो एलिमेंट्स मिलके बायोमॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जाहिर है जब बायो एलिमेंट्स मिले तो बायोमॉलिक्यूल बने, उन्हीं से फिर आगे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। बहरहाल दीज मालिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल्स। अब कहते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। बेसिकली अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं जो प्रोटीन है वो भी बायोमॉलिक्यूल है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी बायोमॉलिक्यूल है। तो ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, ये चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाती है, ठीक है। आगे जाके प्रोटीन हमारी बॉडी में इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ चीज़ों को बना रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल लेना चाहते हैं तो जो हमारे बाल हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा हमारे जो नाखून है वो भी प्रोटीन है। तो ये बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। एंड आर देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स। कहते हैं ये तो बिल्डिंग मटेरियल हैं ही हैं, लेकिन ये खुद कैसे बनते हैं? ये खुद बनते हैं मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग से। मिसाल ले लें, जो प्रोटीन है वो कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। जो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे बनते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ये जो मुख्तलिफ बॉन्डिंग है, जो कम्प्लेक्सिटी है, ये बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो इस वजह से ये फिर बनते हैं और जिसकी वजह से फिर आगे ये बायोमॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। बहरहाल आगे उसके बाद आ जाता है, यहाँ तक 2 पॉइंट हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। उसके बाद नई बात है वो है क्लासिफिकेशन। आप भी लिख सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। अब देखें बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। आपसे वैसे भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, तो आप लिख सकते हैं इसी तरह से बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आगे इसकी एग्जांपल दे दें या इसकी डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल दे दें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसकी 2 तरह की टाइप्स हैं, पहला है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और जबकि ये जो डिफरेंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स? ये अक्सर बोर्ड में आया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। माइक्रोमॉलिक्यूल्स देखें नाम से ज़ाहिर है माइक्रो यानी कि छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है, लिखा हुआ है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, वाटर है, एटसेट्रा, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इस वजह से माइक्रो मॉलिक्यूल है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जबकि जो मैक्रो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, एटसेट्रा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है जो हमने कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो 2 बॉक्सेस रह गए हैं, साइड बॉक्सेस, उनको पढ़ने लगे हैं।
उनको देखते हैं उसमें क्या कहता है। हमारा एक साइड बॉक्स ऊपर रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। रिकॉलिंग में आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, लिखा हुआ है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में होते हैं, यानी कि उसके अंदर होते हैं। अब जानते हैं जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद कहते हैं वाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते बल्कि वो न्यूक्लियस के गिर्द बाहर शेल में घूम रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूम रहे होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल डिटरमाइंस द मैनर इन विच एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर। कहते हैं जबकि जो बाहर वाले शेल होते हैं, नंबर ऑफ जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी शेल के अंदर, वो बताते हैं कि एटम्स ने कैसे रिएक्ट करना है। क्या वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या वो क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। बहरहाल ये डिपेंड करता है कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा बॉक्स है, वो है हमारे पास मालिक्यूल की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ ले डिफाइन मालिक्यूल, वैसे तो आप ज़ाहिर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेशन मौजूद है, वो हम पढ़ लेते हैं। ए मालिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड। मालिक्यूल क्या है? एक कंपाउंड का छोटे से छोटा हिस्सा होता है दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, जिसके पास उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि ये समझ लें कि जो कंपाउंड होता है, जो मालिक्यूल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंपाउंड के अंदर भी शो रही होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और एंड पे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।